Hello dear students, welcome to all of you at Made N2T Educational Channel. नमस्कार, मेड N2T Educational चैनल में आपका स्वागत है एंड थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर सपोर्टिंग मी एंड इंकरेजिंग मी, इंस्पायरिंग मी, मोटिवेटिंग मी। आप लोगों को इंस्पायर करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, ताकि और आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर वीडियोज बना सकूं, आपको अधिक लाभान्वित कर सकूं, आपके मार्क्स इम्प्रूव कर सकूं। इसके लिए अपनी सपोर्ट बनाए रखिए। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स, अदर क्लासमेट्स को वीडियो शेयर भी कीजिए, क्योंकि आपके साथ साथ उनके लिए भी काफ़ी लाभदायक होगा। और ये बोर्ड एग्जाम है, इसमें क्षेत्र से जितने अधिक 90 प्लस लाएंगे, मार्क्स सेचुरेट करेंगे, हम सब के लिए उतनी ही गौरव की बात होगी, गर्व की बात होगी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं साइंस पर अपना टॉपिक। साइंस टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आपने दो टॉपिक मैथ्स का देखा, वीडियो छोटा था, कंटेंट कम थे, क्योंकि हम आप लोगों के साथ इंगेज होना चाह रहे थे। आगे से कंटेंट बढ़ेंगे, जैसे जैसे समय बीतेंगे कंटेंट बढ़ेंगे। आप लोगों से अभी हम उम्मीद करते हैं कि आप हमें बताएंगे कि कंटेंट आपको पसंद आ रहे हैं या नहीं, या किस प्रकार का कंटेंट चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, साइंस 3 ग्रुप में बटा हुआ है। एनसीईआरटी में क्लियर क्लासिफिकेशन नहीं है, बट पूरी साइंस इन ऑल 3 पार्ट में बटा हुआ है: फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। बाय वेटेज डायरेक्टली कहें तो फिजिक्स में आपको मेनली 2 चैप्टर ही मेंशन है स्ट्रिक्टली। अब उनके सब डिवीजन है। एक टॉपिक आपका है लाइट, जिसमें आपको पढ़ना है रिफ्लेक्शन, फिर आपको पढ़ना है रिफ्रैक्शन, फिर इसमें थर्ड टॉपिक है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड। और एक टॉपिक, ये तीनों मिलकर एक ही टॉपिक है जिसको हम लोग कहते हैं लाइट। और एक टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी। ये मेन टॉपिक है फिजिक्स के, यानी फिजिक्स से 2 ही मेन टॉपिक हैं, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। केमिस्ट्री की अगर बात करते हैं तो केमिकल रिएक्शन पहला टॉपिक, केमिकल रिएक्शन। इसके बाद आपको पढ़ना है मेटल, नॉन मेटल, फिर पढ़ना है आपको कार्बन कंपाउंड। ये मेन 3 चैप्टर्स हैं। हालांकि इससे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट था, जिसे हटा दिया गया है। बायो की बात करते हैं तो पहला टॉपिक लाइफ प्रोसेस, बल्कि टॉपिक है ये, बल्कि चैप्टर है ये। लाइफ प्रोसेस में आपको मेन पढ़ना है पहले न्यूट्रिशन, फिर आपको पढ़ना है रेस्पिरेशन, देन आपको पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन, देन पढ़ना है आपको एक्सीलिएशन। इसके अतिरिक्त लास्ट टॉपिक में आपको पढ़ना है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है रिप्रोडक्शन। ये आपका मोटा मोटी क्लासिफिकेशन है, जिसमें आपका, आप मान लीजिए सबका लगभग इक्वल वेटेज है। 20 मार्क्स बायो का भी है, 20 के आसपास केमिस्ट्री का भी है, 20 के आसपास इसका भी है, और 20 मार्क्स मिसलेनियस कुछ और चैप्टर है। तो हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक बायो से। उसके बाद आपको देंगे, चूंकि बायो का चैप्टर थोड़ा सा बल्कि है, बायो का चैप्टर थोड़ा सा बल्कि है, और नीट की फाउंडेशन डालना चाहते हैं आप लोगों के साथ। हम ये चाहते हैं कि आप लोग 10th की तैयारी के जस्ट बाद नीट की तैयारी में लगे। तो जैसे नीट की बात करेंगे तो नीट का बड़ा इंपॉर्टेंट कंटेंट है। हालांकि ठीक है, चैप्टर रिवीजन हुआ है, सिलेबस रिवीजन हुआ है, और फिर भी इनका सिलेबस थोड़ा सा बल्कि है,
चूंकि अगर केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री अधिक दिनों का चैप्टर नहीं है, केमिस्ट्री अधिक दिनों का चैप्टर नहीं है। यदि सीरियस तैयारी किया जाए तो पूरी की पूरी केमिस्ट्री 25 से 30 वीडियोज में, 25 से 30 क्लासेस में खत्म किया जा सकता है। लाइफ की अगर बात कर ले तो ये भी समझ लीजिए 25 से 30 क्लासेस में खत्म हो सकता है, जबकि बायो का क्लास 30 to 40 लेगा, 30 to 40 क्लासेस लेगा। तो ये थोड़ा सा एडवांस है, बल्कि चैप्टर्स है, इनमें बहुत सी चीजें आपको समझना है, याद करना है, बल्कि इनमें नहीं है, इनमें समझ जाएगा, फटाफट कंप्लीट होता जाएगा। तो बायो उठाने का मेन उद्देश्य यही है कि आप इन चैप्टर्स को, इनसे डरने की बात नहीं है, फिजिक्स से डरने की बात नहीं है, फिजिक्स तो बिल्कुल लीजिए, फिजिक्स से जो न्यूमेरिकल्स है ना वो आपको उंगलियों पर बनेंगे, फिजिक्स से डायग्राम उंगलियों पर बनेगा, कोई टेंशन नहीं लेना फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी नहीं। थोड़ा सा बायो है, इनमें डायग्राम भी प्रैक्टिस हमें करनी पड़ेगी, इनमें काफी सारे फैक्ट्स याद रखने पड़ेंगे। सो लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लासेस। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लाइफ प्रोसेस, इंट्रोडक्शन। लाइफ प्रोसेस की आज इंट्रोडक्टरी क्लास है, लाइफ प्रोसेस की इंट्रोडक्टरी क्लासेस है। लाइफ प्रोसेस पहले ये 2 वर्ड से बना है, लाइफ प्रोसेस 2 वर्ड से बना हुआ है। फर्स्ट वर्ड है लाइफ एंड सेकंड वर्ड है प्रोसेस। तो पहले समझिए लाइफ क्या है, व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज लाइफ। अच्छा, लाइफ से ही बना हुआ है। आगे बढ़ने से पहले बताइए कि लाइफ किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। पढ़े होंगे आप लोग लोअर क्लासेस में, 2 क्लासेस से 1-2 क्लासेस पढ़ते आ रहे हैं, क्या, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग। तो चाहे कुछ भी बल्कि डेफिनेशन पढ़ते रहिए, हम लोग बिल्कुल शॉर्ट डेफिनेशन बताते हैं। एवरीथिंग हैविंग लाइफ इज लिविंग थिंग, जिनमें लाइफ हो, लिविंग थिंग। अब यहां से लाइफ का डेफिनेशन है, तो लाइफ क्या हो गया, पीरियड बिटवीन, इसको लाइफ स्पाइन भी आगे चलकर करेंगे, पीरियड बिटवीन बर्थ एंड डेथ। हर ऑर्गेनिज्म जन्म लेगा और हर ऑर्गेनिज्म मरेगा। तो जन्म लेने से मरने के बीच, जन्म लेने से मरने के बीच का जो पीरियड होता है, टाइम होता है, वो क्या कहलाता है, लाइफ। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बर्थ से डेथ तक का जो पीरियड होता है, जन्म लेने से मरने के बीच का जो समय होता है, क्या कहलाता है, लाइफ। और लाइफ से ही बना है लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइफ से ही बना है। या लिविंग थिंग, तो लिविंग थिंग किसे कहेंगे, लिविंग थिंग कहेंगे एवरीथिंग हैविंग लाइफ। क्या, एवरीथिंग हैविंग लाइफ। अब इसको थोड़ा सा इलेबोरेट कीजिए, एवरीथिंग हैविंग लाइफ। एवरीथिंग हैविंग लाइफ मीन्स क्या हो गया कि वो हर चीजें जो जन्म लेती हैं और मरती हैं, जिनका अपना लाइफ स्पैन हो, वो क्या कहलाता है, लिविंग। हमें डिटेल उसमें नहीं जाना है, हमें यहां से जाना है लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग थिंग क्या हो गया, लाइफ क्या हो गया, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बर्थ और डेथ का पीरियड। अब हम पहले पकड़ेंगे लिविंग थिंग। लिविंग थिंग वे सभी चीजें जिनकी अपनी लाइफ है। अब कोई भी थिंग्स, ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नहीं, इंपॉर्टेंट पढ़े। कैसे कहेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म, मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म हूं, कैसे कहूंगा, मैं भी बोलता हूं, कंप्यूटर भी बोलता है। आज के डेट में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समय आ चुका है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर आप किसी भी चीज में सेंस भी दे सकते हैं, हमसे बेहतर काम कर सकता है। आज की डेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हमसे काफी बेहतर काम कर सकता है। जैसे आपने नाम सुना होगा एलेक्सा, एलेक्सा
क्या है, वो हर काम कर सकता है जो हम नहीं कर सकते, जो हम कर सकते हैं हमसे बेहतर। आप एलेक्सा से प्रश्न पूछिए, जवाब दे दो, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो फिर हम वो भी लिविंग हो गया क्या? नहीं। अब डिफरेंस यानी इससे पहले हम समझते हैं एविडेंस, भाई सबूत। एविडेंस के बिना तो कुछ नहीं चलता आज के समय में, हर चीज एविडेंस मांगता है। अब लिविंग है इसका भी एविडेंस चाहिए, बेचारे कुछ लोगों को तो लाइफ का एविडेंस चाहिए कि आप जीवित हैं या नहीं, ये बताइए। एविडेंस, एविडेंस, प्रमाण, प्रूफ। हाउ कैन यू से यू आर लिविंग? अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो कहेंगे यार जीता जाता तो सामने खड़े हैं और हमसे पूछ रहा है कि कैसे लिविंग है नहीं है। अभी आश्चर्य की बात होती है कि क्या इसका भी कोई एविडेंस हो सकता है, क्या इसकी कोई प्रूफ हो सकता है कि लिविंग थिंग लिविंग है कि नहीं, हम अलाइव हैं कि नहीं। हाँ, एक चीज आपको बता देता हूं कि मेरा जितना भी कंटेंट बनेगा कंप्लीटली एनसीईआरटी बुक से, हम एनसीईआरटी बुक से बाहर नहीं जाएंगे, एनसीईआरटी बुक से बाहर नहीं जाएंगे। एनसीईआरटी बुक और साथ में ध्यान रहेगा सीबीएसई किस तरह का प्रश्न पूछ रहा है। एनसीईआरटी गीता है, एनसीईआरटी कुरान है, एनसीईआरटी बाइबल है, एनसीईआरटी ही सभी वेद हैं। अगर आपको बोर्ड में बढ़िया नंबर लाना है तो मैथ्स को छोड़कर जो सब्जेक्ट हैं बस एनसीईआरटी को पकड़िए। आज जो आप भटक रहे हैं इस चांद के चक्कर में, भटक रहे हैं और किसी पब्लिकेशन के चक्कर में, वहां कुछ नहीं होने वाला है, वहां से आपको कुछ नहीं हासिल होने वाला है। आपको हासिल होने वाला है एनसीईआरटी से। आज हम सब एनसीईआरटी से भटक चुके हैं, जबकि आप एनसीईआरटी पलट कर देखिए, उसमें इतने अच्छे अच्छे फैक्ट्स हैं, इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं कि अगर वो समझ लिए तो आप खुद लखमीर सिंह मंजीत कौर जैसी बुक तैयार कर सकते हैं, है ना। एवरग्रीन की बुक आप खुद लिख सकते हैं, किसी पब्लिकेशन का बुक उठाइए आप खुद लिख सकते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि हम लोग एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हैं, तो हम कंटेंट एनसीईआरटी से लिए हैं और एनसीईआरटी का लाइव प्रोसेस का इंट्रो का टॉपिक उठाइए, हम जो भी फैक्ट बता रहे हैं सारा उसमें मेंशन है, कुछ भी ऐसा नहीं जो एनसीईआरटी के बाहर है। हाँ, उसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज है, टर्मिनोलॉजीज आपको एक्सप्लेन करना है। खैर, तो एनसीईआरटी का फर्स्ट पार्ट सबसे पहले उसी में दिया हुआ है कि एविडेंस ऑफ बीइंग अलाइव, ऑफ बीइंग अलाइव। भाई हम जीवित हैं, इसका क्या प्रमाण है? एक लिविंग जीवित है, अलाइव उसका क्या एविडेंस है, क्या उसका प्रमाण है। ठीक है, तो पहला एविडेंस कहता है देयर मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट, सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट मीन्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें मूवमेंट होगा, हलचल होगा। मूवमेंट मीन्स हलचल, मूवमेंट करेंगे। अब ये मूवमेंट शॉर्ट डिस्टेंस भी हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकते हैं, रैपिड भी हो सकते हैं, स्लो भी हो सकते हैं। और कहता है कि ये जो मूवमेंट है ये मूवमेंट ग्रोथ रिलेटेड है या नहीं। ये भी चीज है कि आपका जो मूवमेंट है ये ग्रोथ रिलेटेड होना चाहिए और नॉट। अगर हम कहें भाई कि मूवमेंट से पता चलता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव है या नहीं, तब तो बेटा वही कह देंगे कि चलता हुआ कार भी लिविंग है। आपने कहा ना मूवमेंट है, चलता हुआ कार भी लिविंग, पटरियों पर दौड़ती ट्रेन भी लिविंग है, वो भी दौड़ती है, बाइक रोड पर चलती बाइक लिविंग नहीं। क्या कह रहा है? ग्रोथ रिलेटेड और नॉट। मूवमेंट कैसा होना चाहिए? ग्रोथ रिलेटेड होना चाहिए, साइज बढ़ना चाहिए, उसका साइज बढ़ना चाहिए। आप देखते हैं ना कि आप छोटा सा प्लांट लगाए, हम प्लांट लगाते हैं, बढ़ता जाता बढ़ता जाता बढ़ता जाता। हाँ, अब यहां पर
है, विजिबल भी हो सकता है, नॉन विजिबल भी हो सकता है। आपका एनसीईआरटी बुक ही कहता है कि जो मूवमेंट हो रहा है वो विजिबल भी हो सकता है और अनविजिबल भी हो सकता है। जैसे आगे का पॉइंट कहता है प्लांट ग्रोथ इज नॉट विजिबल, नॉट नेसेसरीली विजिबल। यहां से पॉइंट जोड़ रहे हैं, नॉट नेसेसरीली विजिबल। इट मीन, ठीक है, प्लांट जब छोटा है तो बड़ा होता देखते हैं कि बड़ा होता जाता, बड़ा होता जाता, बट एक वो हाइट को एक्वायर कर लेता है, उसके बाद हमें उनमें ग्रोथ विजिबल नहीं होता है। खासकर जो प्लांट कोई 10 साल पुराना हो गया, 20 साल पुराना हो गया, तो उनमें विजिबिलिटी नहीं होती, ग्रोथ नहीं दिखता। तो क्या वो ग्रो नहीं करता? यस, ग्रो करता है। तो कहता है प्लांट्स ग्रोथ इज नेसेसरली नॉट विजिबल, नेसेसरली इज नॉट नेसेसरली नॉट विजिबल। मतलब प्लांट का जो ग्रोथ है वो जरूरी नहीं कि आपको उसका ग्रोथ दिखे ही दिखे, ठीक है, बट स्टिल अलाइव। सब एनिमल्स भी होते हैं, कुछ एनिमल्स भी होते हैं वो ब्रीथ करते हैं, अलाइव हैं, although they do not show any type of movement। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें विजिबल मूवमेंट नहीं होता है। Some animals does not have visible movement or visible growth, but still they are alive। कुछ एनिमल्स हैं जिनमें विजिबल, जिनमें मूवमेंट नहीं होता है, मूवमेंट नहीं दिखता, मूवमेंट नहीं दिखता, ग्रोथ नहीं दिखता, बट वो अलाइव है, अलाइव है। तो अलाइव है कैसे कहेंगे? तो कह रहे हैं कि उनका जो मूवमेंट है, ग्रोथ रिलेटेड है, वो मोलिकुलर लेवल पर है, ठीक है, क्या है? मोलिकुलर लेवल पर है। तो यहाँ पर आपका एनसीईआरटी बहुत ही अच्छा पॉइंट लिखा है कि विजिबल ग्रोथ, विजिबल मूवमेंट, विजिबल मूवमेंट, ये पॉइंट, विजिबल मूवमेंट इज नॉट defining characteristic of a living organism। यहां से पॉइंट है। अब जैसे एग्जांपल वायरस का दिया, ये आपका एग्जांपल वायरस का दे रहा है, क्या कह रहा है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का मूवमेंट, विजिबल मूवमेंट, ये इस बात का प्रूफ नहीं है वो लिविंग है। कोई आवश्यक नहीं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो विजिबल मूवमेंट को शो करे। विजिबल मूवमेंट इनविजिबल भी हो सकता है। अब इनविजिबल का मतलब क्या होता है? अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, सपोज करो बेटा, जिनको 1 सेंटीमीटर जाने में 10 दिन लगता है, 10 दिन, या 1 सेंटीमीटर जाने में अगर 1 दिन भी लगेगा तो आपको उनका मूवमेंट नहीं दिखेगा, उनका मूवमेंट नहीं दिखेगा, बट मूवमेंट होता है। अब यहां से एक चीज तो स्पष्ट होता है कि हर ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट की अलग अलग कंडीशंस होती है, हर ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट की कंडीशंस होती है। अब जैसे एग्जांपल लिया है, वायरस की बात कर रहा है, किसकी बात करेंगे हम लोग? वायरस, खासकर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मूवमेंट आपको विजिबल नहीं होगा, ये बात नोट करिए। अब यहां पर एग्जांपल इन्होंने वायरस का क्यों दिया कि वायरस लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसकी बात करेंगे कि वायरस लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नहीं। वायरस
लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नहीं? इट इज बिकॉज वायरस की स्पेशलिटी है। खैर इस स्पेशलिटी को आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, यहाँ डिस्कशन नहीं करेंगे। और इसका रीजन सिर्फ यह है कि क्रैश कोर्स टाइप का हमको बहुत जल्दी सिलेबस निपटाना है, नहीं तो वायरस के बारे में सारी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें बताई जा सकती है। फिलहाल आप समझ लीजिए कि वायरस यहाँ पर कह रहा है ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है। स्पेशल इनको इसलिए चर्चा की कि वायरस में ग्रोथ दिखता भी है और नहीं भी दिखता है। जैसे अगर वायरस इन्फेक्ट कर देता है, इफ वायरस इन्फेक्ट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्टार्ट ग्रोइंग, वायरस स्टार्ट ग्रोइंग। ठीक, वायरस में ग्रोथ कब स्टार्ट होता है? जब वायरस किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करता है, और जब तक इन्फेक्ट नहीं करेगा उनमें कोई ग्रोथ नहीं दिखेगा, कोई मूवमेंट नहीं दिखेगा, लिविंग का कोई कैरेक्टर दिखेगा नहीं। लेकिन जैसे ही वायरस किसी लिविंग को इन्फेक्ट कर दिया, उनमें ग्रेजुअली लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे बात करेंगे, यानी कह सकते हैं, अच्छा ये हो गया। आगे बात करेंगे कि अच्छा तो ये बताइए, अभी आप बात किए कि कुछ ऑर्गेनिज्म मूव करते हैं, कुछ नहीं करते। अब अगर लिविंग बॉडी की भी बात करें, जितने भी लिविंग बॉडी होते हैं या बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो लिविंग बॉडी में कुछ ऑर्गेनिज्म मोलिकुलर मूवमेंट शो करते हैं। अभी टर्म आया मोलिकुलर मूवमेंट क्या होता है? एनसीईआरटी का एक पॉइंट पकड़िए। ठीक है, एनसीईआरटी का एक पॉइंट पकड़िए। एनसीईआरटी कह रहा है क्या कि मोलिकुलर मूवमेंट, ऑर्गेनिज्म के बॉडी में मोलिकुलर मूवमेंट होता है। मोलिकुलर मूवमेंट मींस क्या हो गया? मूवमेंट ऑफ मोलिक्यूल। मोलिकुलर मूवमेंट क्या होगा? डेफिनेशन पहले समझिए। इट इज द मूवमेंट ऑफ molecules inside body of organism और सेल। ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर या सेल के अंदर या बिटवीन द सेल, इनसाइड सेल और बिटवीन द सेल। इसको कहते हैं मोलिकुलर मूवमेंट। आप कह सकते हैं कि मोलिकुलर मूवमेंट कहाँ मिलता है? तो ये सेल के अंदर मिलता है, सेल के अराउंड मिलता है। मोलिक्यूल्स का मूवमेंट, मोलिक्यूल्स में से यहाँ के बायोमोलिक्यूल्स। अगर आपने पढ़ा होगा, समझा होगा, तो आप आगे समझेंगे कि हम लोग समझेंगे इसी में समझेंगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है? इट इज द यूनिट ऑफ और यूनियन ऑफ सेल ऑर्गन सिस्टम। काफी सारे ऑर्गन सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। एक ऑर्गन सिस्टम में काफी सारे ऑर्गन हैं। ऑर्गन की बात करें तो डिफरेंट टिश्यूज है। टिश्यूज की बात करें तो ये सेल्स का बना हुआ है। अगर सेल की बात करते हैं तो सेल बायोमोलिक्यूल्स का बना होता है। बायोमोलिक्यूल्स की बात करें तो ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है। अब कहिएगा कि सर ये बताइए बायोमोलिक्यूल क्या होता है? तो वे मॉलिक्यूल्स जो लिविंग बॉडी को सर्वाइव करने के लिए जरूरी होता है, आवश्यक होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, पता है ना आपको?
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, विटामिन के बाद आ गया लिपिड, ये सब क्या है? दीज आर बायोमोलिक्यूल्स। तो कह रहा है क्या कि किसी भी लिविंग बॉडी के, ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर, सेल के अंदर या दो सेल के बीच सब्सटेंसेस की जो मूवमेंट होती है, मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मूवमेंट, राइट? दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मूवमेंट। मॉलिक्यूलर मूवमेंट की बात कर रही है। अब इनके एग्जांपल, मॉलिक्यूलर मूवमेंट किससे रिलेटेड होता है? तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट इज रिलेटेड टू, कनेक्टेड विद मेटाबॉलिक प्रोसेस। मोलिकुलर मूवमेंट इज कनेक्टेड विद मेटाबॉलिक प्रोसेस। अब समझते हैं थोड़ा सा कि मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है। एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे। जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड लेता है, खाना खाता है। जैसे हम लोग क्या लिए, जैसे सपोज हम लोग शुगर लिए, कोई फैट खा, कार्बोहाइड्रेट भी ले लिए, कार्बोहाइड्रेट, या और समझने के लिए कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होगा, ये जाएगा ग्लूकोज में टूटेगा, डाइजेशन में, डाइजेस्टिव सिस्टम पड़ेगा, तो पूरा समझेंगे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ होगा, फैट का डाइजेशन कहाँ होगा, विटामिन आपका मिनरल का अब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, प्रोटीन कहाँ बनेगा। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल में टूटा, या आपने प्रोटीन लिया, प्रोटीन खाया ना, प्रोटीन किस में टूट गया आपका? आपने प्रोटीन लिया, ठीक, प्रोटीन ब्रेकडाउन हुआ, ठीक। अच्छा, अब ग्लूकोज ये ले लीजिए, ग्लूकोज खाया आपने। अब ग्लूकोज क्या होगा? फर्दर टूटेगा और ये डिसोसिएट होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा बॉडी। हम लेते हैं कार्बोहाइड्रेट, रिलीज कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो प्रोसेस हुआ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का, बड़े अणु का, लार्जर अणु का स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में टूटना, ब्रेकअप करना, ताकि एनर्जी रिलीज किया जा सके, मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है। मेटाबॉलिक प्रोसेस में इतना ही होता है, क्या बड़ा मॉलिक्यूल होता है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, विटामिन है, ये ब्रेकअप होगा और ये ब्रेकअप होकर के क्या करेगा, ये ब्रेकअप होगा, टूट कर ये एनर्जी रिलीज करवाएगा, ठीक। और एग्जांपल, अब ये आपने पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में स्टोमाटा के बारे में, हम लोग प्लेन समझेंगे, डिटेल में समझेंगे। स्टोमाटा क्या है? टिनी पोर्स प्रेजेंट इन द लीफ और पार्ट्स ऑफ प्लांट हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। स्टोमाटा में क्या होता है? मूवमेंट होता है ना, मॉलिक्यूल गैसेस एक्सचेंज होता है ना, गैस मॉलिक्यूल, स्टोमाटा के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है। प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आया और प्लांट से ऑक्सीजन निकला। आपको ये भी डिटेल से समझेंगे, हम लोग फोटोसिंथेसिस डिटेल से समझेंगे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा टॉपिक जिसे क्वेश्चन आएगा। यहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी कम है, जिन टॉपिक से पॉसिबिलिटी बनती है क्वेश्चन की, उनको थोड़ा और डिटेल में समझेंगे, जहां जहां जा रहा है उन पॉइंट को डिस्कस करेंगे। अब इसमें कह रहा है क्या कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट की इंपॉर्टेंस, तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है? तो ये मॉलिक्यूल्स मूव करके बॉडी की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। क्या करते हैं? न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, राइट। आगे क्या करता है? आगे क्या करता है? आगे क्या करता है? आगे क्या करता है? अब आगे कहता है कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट क्यों जरूरी है,
इंपॉर्टेंस ऑफ मोलिकुलर मूवमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ मोलिकुलर मूवमेंट। देखिए क्यों जरूरी है मोलिकुलर मूवमेंट। प्रश्न है व्हाट इफ देयर इज नो मोलिकुलर मूवमेंट इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में मोलिकुलर मूवमेंट ना हो तो क्या, इसका इंपॉर्टेंस। तो पहले कहता है मोलिकुलर मूवमेंट मेंटेन्स, मोलिकुलर मूवमेंट इसमें क्या कहता है, मोलिकुलर मूवमेंट मेंटेन्स लाइफ। पहला पॉइंट, मोलिकुलर मूवमेंट्स मेंटेन लाइफ, इसका मतलब समझिए मेंटेन्स लाइफ। थोड़ा सा बोरिंग सा लगेगा चैप्टर, क्योंकि यहाँ पर कंसेप्ट ज्यादा है, इंट्रो क्लास में थोड़ा सा है, इंट्रो क्लासेस में है, क्योंकि इंट्रो हम लोग पढ़ते नहीं हैं, इंट्रो को छोड़कर आगे निकल जाते हैं। तो सिर्फ ये दिमाग में मत रखिए कि भाई बोर्ड में है तो बोर्ड में मेन चैप्टर्स, मेन कुछ नहीं होता, कहीं से भी आपसे कुछ भी पूछा जाता है। हाँ, मेन की अगर बात करते हैं वो उन बच्चों के लिए मेन है जिनका टारगेट ही बिलो 80% है, उनके लिए मेन है। जिनका टारगेट ही बिलो 80% है उनके लिए मेन है। उनके लिए तो साइंस 10 दिन का खेल, 10 दिन में पूरी साइंस खत्म, 10 दिन में विद इन 10 डेज सिलेबस फिनिश। आपको 80% नहीं, हम इसको सेचुरेट की बात करते हैं, हमारा टारगेट 100% की बात है। जिनको अंडर 80% स्कोर करना है वो तो इम्पोर्टेंट पढ़ते जाइए, क्योंकि उनको इससे मतलब नहीं आएगा तो उसके कहते यार आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन। अरे भाई आउट ऑफ सिलेबस नहीं पूछ सकते। हाँ, आप ये कहिए कि आप नहीं पढ़ रहे हैं। आप कितने चैप्टर्स की इंट्रो पढ़े हैं? इंट्रोडक्शन जो दिया हुआ है हर चैप्टर का पढ़िए है ना, लगभग आपका सिलेबस फिनिश होगा। स्कूल में पढ़ाए गए होंगे, ट्यूशन से पढ़ाए गए होंगे, कोचिंग पढ़ाए जा रहे होंगे, इंट्रो कितना पढ़े? अगर वहां से 1-2 नंबर भी फंस गए, 1-2 नंबर के क्वेश्चन भी आ गए, इवन एक एमसीक्यू भी आएगा तो एक मार्क्स तो बढ़ा, क्यों से छोड़े? हाँ ठीक है, इंट्रो से आपको लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएंगे, इंट्रो से 1 to 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, तो क्या आपके लिए 2 मार्क्स की इंपॉर्टेंस नहीं है? 1 मार्क्स की इंपॉर्टेंस नहीं है? चलिए, तो इसमें करा मोलिकुलर मूवमेंट मेंटेन्स लाइफ। जो लाइफ प्रोसेस पढ़ेंगे, व्हाट इज द लाइफ प्रोसेस इन ए नटशेल? क्या है लाइफ प्रोसेस में? चाहे आप न्यूट्रिशन की बात कीजिए, ट्रांसपोर्टेशन की बात कीजिए, रेस्पिरेशन की बात कीजिए, एक्सीलिएशन की बात कीजिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात कीजिए, इवन रिप्रोडक्शन की बात कीजिए, स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर मूवमेंट। मॉलिक्यूल कहाँ से कहाँ मूवमेंट करता है, ठीक। तो पहला कहता है इन्वायरमेंट इफेक्ट। अब ये इस पर इन्वायरमेंट का कैसे इफेक्ट होता है, तो कह रहा है इन्वायरमेंटल इफेक्ट। अगला पॉइंट है, पॉइंट नोट कीजिए, इन्वायरमेंटल इफेक्ट कीप ऑन ब्रेकिंग मोलिकुलर मूवमेंट। बियर एंड टियर होता है, कीप ऑन ब्रेकिंग मोलिकुलर मूवमेंट और ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर, ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर, कीप ऑन ब्रेकिंग ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर, of molecules inside the body of living organism, तो जो इन्वायरमेंटल ऑर्डर इफेक्ट होता है उसके कारण जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके बॉडी के अंदर के
का मॉलिक्यूल्स का ऑर्डर है। मॉलिक्यूल्स का ऑर्डर है। मॉलिक्यूलर ऑर्डर क्या होता है? ब्रेकअप होता है, टूटता है, रप्चर होता है, कुछ डिस्ट्रॉय होता है, डिस्ट्रक्शन होता है। ठीक, दैट इज रिपेयरिंग इज इसेंशियल। अब जो टूटा अगर रिपेयरिंग ना हो तो मोलिकुलर ऑर्डर जो टूटा जो डिस्ट्रॉय हुआ वो रिपेयरिंग ना हो तो ऑर्गेनिज्म के लिए सर्वाइवल मुश्किल होगा। ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं करेगा क्योंकि पूरी लाइफ प्रोसेस इसी की स्टडी है। कौन सा बायोमोलिक्यूल टूटेगा, कौन सा मॉलिक्यूल टूटेगा, कैसे रिप्लेनिश होगा, उसका बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। जो हम लोग खाते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, दैट इज क्या है? रिप्लेनिशमेंट ऑफ और रिपेयरिंग ऑफ ऑर्डर्स ऑफ मॉलिक्यूल। मोलिकुलर ऑर्डर जो डिस्टर्ब होता है उसको रिपेयर करना। ठीक, तो करा मेंटेनेंस टू मेंटेन मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, टू मेंटेन मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, to maintain movement of molecules, to maintain life, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स को मेंटेन करने के लिए, लाइफ को मेंटेन करने के लिए क्या आवश्यक है? मोलिकुलर मूवमेंट इज एसेंशियल। मोलिकुलर मूवमेंट इज इसेंशियल। क्या? लाइफ मेंटेन करने के लिए, ठीक है, मोलिक्यूल के मूवमेंट को मेंटेन करने के लिए, मूवमेंट की मॉलिक्यूल्स की अवेलेबिलिटी को बनाए रखने के लिए, उनकी अवेलेबिलिटी को बनाए रखने के लिए, उनके ऑर्डर को बनाए रखने के लिए मोलिकुलर मूवमेंट इसेंशियल है। आगे क्या करना है? अब तो हमें क्या चाहिए? इसको मेंटेन करना है, मेंटेन करना है ना। अगर सरवाइव करना है, ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करना है, लिविंग रहना है, तो उसके लिए क्या चाहिए? लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए? मोलिकुलर मूवमेंट कंटिन्यू। मोलिकुलर मूवमेंट डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। मोलिकुलर मूवमेंट अगर डिस्टर्ब होगा तो आप सिक हो जाएंगे। मोलिकुलर ऑर्डर मूवमेंट अगर डिस्टर्ब हो जाएगा तो आप वीक हो जाएंगे। अरे डेथ क्या है? स्टॉपेज ऑफ मोलिकुलर मूवमेंट, बस कहानी खत्म। दैट्स ऑल। सिंपल आप कह सकते हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म मर जाता है, डेथ हो जाता है, तो डेथ मीन्स व्हाट? डेथ मीन्स स्टॉपेज ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इनसाइड द बॉडी। अब यहां आया कि अगर मूव कर रहा है, मूवमेंट है, तो मूवमेंट तो ऐसे होगा नहीं ना। मूवमेंट के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। मूवमेंट के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। हर ऑर्गेनिज्म को एनर्जी चाहिए। अब क्वेश्चन है व्हाई एन ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी? व्हाई एन ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी? दो क्वेश्चन यहां बनेगा। नीड एनर्जी, एनर्जी, ऑर्गेनिज्म को एनर्जी क्यों चाहिए? टू मेंटेन molecular movement inside the body, to repair destructions or to replenish damaged molecules of the body. Nutrition is requirement, food is requirement, energy is required. एनर्जी क्या क्यों चाहिए? जो मॉलिक्यूल्स हमारे बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, मॉलिकुलर मूवमेंट है, जिसके कारण हमारा लाइफ है, जिसके कारण हम जीवित हैं, जिसके कारण हमारे सारे ऑर्गन्स प्रॉपर्ली फंक्शंस कर रहे हैं, उन्हें तो एनर्जी चाहिए, उसके लिए तो एनर्जी चाहिए। अगर एनर्जी नहीं होगा तो वो कैसे मूवमेंट होगा? मॉलिक्यूलर मूवमेंट। और मॉलिक्यूलर मूवमेंट अगर नहीं होगा तो ऑर्डर कैसे मेंटेन होगा? ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कैसे करेगा?
ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कैसे करेगा। तो ऑर्गेनिज्म को एनर्जी चाहिए, क्यों एनर्जी चाहिए? टू मेंटेन मोलिकुलर मूवमेंट फॉर दियर सर्वाइवल एनर्जी इज रिक्वायर्ड। अब एक चीज जान लीजिए, इस धरती पर जो भी चीजें हैं दो हैं, या तो मोटाइल है या नॉन मोटाइल, यानी जो एक दूसरे चलते हैं। पहले दो पार्ट में डिवाइड कर लिया आपने, है ना, या तो मोटाइल है या नॉन मोटाइल है। मोटाइल मतलब चलते हैं, चलने की क्षमता रखते हैं, काबिलियत रखते हैं। नॉन मोटाइल जिनमें चलने की क्षमता नहीं, चलने की काबिलियत नहीं। अब जो भी मोटाइल है, जिनमें भी चलने की क्षमता है, उन सबको एनर्जी चाहिए। कार चलती है, कार को एनर्जी चाहिए, नहीं मिलेगा तो कहां से चलेगा कार? कोई व्हीकल स्टोन ऊपर से गिर रहा है, उसको एनर्जी चाहिए, चाहे विंड एनर्जी दीजिए, केमिकल एनर्जी दीजिए, कुछ चीजें तो चाहिए। आप तो उन्हें दोगे। सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? हमारे बॉडी की मोलिकुलर मूवमेंट को एनर्जी चाहिए, रोड पर व्हीकल्स को चलने के लिए एनर्जी चाहिए, प्लांट को ग्रो करने के लिए एनर्जी चाहिए, लिविंग को भी एनर्जी चाहिए और नॉन लिविंग को भी एनर्जी चाहिए। एनर्जी लिविंग को भी चाहिए और नॉन लिविंग को भी चाहिए। अब उस एनर्जी की रिप्लेनिशमेंट कहां से होगी? कैसे, कहां से उसको एनर्जी मिलेगा? एनर्जी कहां से मिलेगा? न्यूट्रिशन से मिलेगा। अब यहां पर न्यूट्रिशन का आपका डेफिनेशन बदल जाएगा। Everything that provide energy for molecular movement in the body to continue life process is called nutrition. Everything that provide energy to maintain molecular movement inside the body to maintain life process inside the body of organism is called nutrition. देखिए न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन है ना, न्यूट्रिशन क्या क्या बोले? न्यूट्रिशन द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग molecular movement inside the body of living organism to maintain their life process. Life process is known as nutrition. It means क्या क्लियर हो रहा है? आप कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसमें हम न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट का मतलब क्या हो गया कि मोलिकुलर मूवमेंट को जारी रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता होती है उनको फुलफिल करना क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन। फुलफिल करना क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन। अब यहां आता है, यहां से एक और प्रश्न आता है, ठीक, क्या कहते हैं न्यूट्रिशन में? हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो जो कुछ भी खाते हैं हम न्यूट्रिशन में क्या लेते हैं? कार्बन कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कहता है लाइफ डिपेंड ऑन, लाइफ किस पर डिपेंड करता है? तो लाइफ डिपेंड्स ऑन कार्बन और
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, लाइफ किस पर डिपेंड है? कार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड? पूरी लाइफ बिना कार्बन के लाइफ है। मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिक, आप जो कुछ भी खाते हैं, चाहे हम खाते हैं, कर प्लांट तो ऑटोट्रॉफ, ये दो पहले दो की बात कीजिए, ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ की बात कीजिए। तो भाई ऑटोट्रॉफ तो फोटोसिंथेसिस करेगा, बिना कार्बन डाइऑक्साइड के साथ काम चलेगा नहीं, कार्बन तो चाहिए। ऑटोट्रॉफ को तो कार्बन चाहिए, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन भी हम बताते हैं कि 6CO2 प्लस 12H2O। आप ये रिएक्शन बता दिए, यहाँ दे दिए क्लोरोफिल है साहब प्लांट में, और यहाँ है इसको सनलाइट मिला, तो फिर ये बना दिया ग्लूकोज H12O6 प्लस 6O2 और फिर 6H2O वाटर। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं है तब तो ठीक लाइफ यहाँ किस पर डिपेंड कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। ये ऑटोट्रॉफ्स का है, ऑटोट्रॉफ के लिए कार्बन जरूरी। हेटेरोट्रॉफ क्या लेगा? प्लांट प्रोडक्ट खाएगा। हेटेरोट्रॉफ क्या खाएगा? प्लांट प्रोडक्ट खाएगा। तो प्लांट प्रोडक्ट में भी क्या है? कार्बन। तो लाइफ किस पर डिपेंड है? लाइफ तो पूरी तरह से कार्बन पर ही डिपेंड कर रहा है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पर ही डिपेंड कर रहा है। ठीक, लाइफ कार्बन पर डिपेंड कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा ग्लूकोज नहीं बनेगा, ग्लूकोज नहीं बनेगा प्लांट को एनर्जी नहीं मिलेगा, अब उसका जो बाय प्रोडक्ट है ग्लूकोज, बाय प्रोडक्ट नहीं बनेगा, हेटेरोट्रॉफ नहीं जीवित रहे। तो पूरी तरह से क्या है? लाइफ कार्बन पर ही डिपेंड है। कार्बन ही ब्रह्मा है, लाइफ के लिए कार्बन ही क्रिएटर है, कार्बन के बिना लाइफ असंभव है, कार्बन के बिना लाइफ इम्पॉसिबल है, असंभव है। अब यहां से एक और चीज आ जाती है, एक चीज और आता है। अब यहां से बात करेंगे ग्रोथ। व्हाट इज ग्रोथ? इंक्रीज इन साइज ऑफ द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, इंक्रीज इन द साइज ऑफ बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। पढ़ेगा कुछ ग्रोथ विजिबल होता है, अभी इनविजिबल होता है, ग्रोथ होता है। तो ग्रोथ में एक्चुअली होता क्या है? ऑर्गेनिज्म कैसे ग्रो करेगा? ऑर्गेनिज्म कैसे ग्रो करेगा? तो कहता है इफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेल, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेल, सेल की बनने का रेट यदि मोर देन रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल है, रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल है, तो बॉडी में ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होगा, क्योंकि उसमें सेल ऐड होगा। इसके कारण क्या होगा? सेल इज एडेड, सेल इज एडेड। जब सेल ऐड होगा तो टिश्यू बढ़ेगा, टिश्यू बढ़ेगा तो ग्रो करेगा। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेल ग्रेटर देन रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल, ग्रोथ होगा। अब यदि इक्वल हो गया रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेल इज इक्वल टू रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल, इक्वल हो गया। ध्यान रखिए, सेल फॉर्म हो रहा है, अभी रुका नहीं है, बट यदि दोनों सेम रेट से, जिस रेट से सेल ग्रो कर रहा है, फॉर्म हो रहा है, उसी रेट से डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो ये स्टैग्नेंट ग्रोथ होगा, साइज नहीं बढ़ेगा, स्टैग्नेंट ग्रोथ, नो चेंज इन साइज। ये चलता है चाइल्डहुड में, देखते हैं ना कि कुछ एज में बच्चा बहुत तेजी से बढ़ता है 15-16 साल तक, उसके बाद एडल्ट एज में यही होता है क्या कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेल रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल के बराबर होता है। उसके बाद फिर क्या हो जाता है?
rate of formation of cell less than rate of destruction of cell. पहले क्या हुआ, सेल ज्यादा बन रहा है, बनने का रेट टूटने के रेट से, डिस्ट्रक्शन से रेट से ज्यादा है, सेल के बनने का रेट टूटने के रेट से ज्यादा है, बढ़ेगा बच्चा, ऑर्गेनिज्म बढ़ेगा, हेल्दी होगा, इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग होगा। जब दोनों बराबर हो जाएगा, इम्यूनिटी पावर डिक्रीज करेगा, ग्रोथ रुक जाएगा, साइज नहीं बढ़ेगा। तो एक साथ मोटे हो ना, तो मोटा होना साइज नहीं बढ़ता है, धीरे 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 मसल्स वीक होगा। हाँ, आप लोग रिसर्च कीजिए, टेक्नोलॉजी लाइए कि इसको लोग जो फॉर्मेशन ऑफ सेल है इसको कंट्रोल कीजिए, डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल के रेट को कंट्रोल कर लीजिए, आगे बढ़ा नहीं होगा। जिस दिन रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल को कंट्रोल कर लिए कि भाई मेरी मर्जी, हम नहीं टूटने देंगे, ठीक है, इसकी रेट को नहीं घटने देंगे, बढ़ता रहेगा। अब एक समय के बाद क्या हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ सेल कम जाता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल बढ़ जाता है, और ये धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, आदमी बूढ़ा होने लगता है, तो मर जाता है। एक समय आते आते ऐसा हो जाता है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेल रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल से बहुत कम हो जाता है। क्या हो जाता है, चमड़ी त्वचा सिकुड़ने लगते हैं, मांस गायब हो जाता है, आदमी सूखी हड्डी में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों, सेल बन ही नहीं रहा, सेल टूट रहा, सेल तो टूटना ही टूटना है, सेल तो टूटना है, ऑक्सीडेशन हो, ऑक्सीजन जा रहा है, सेल तो टूटना ही। तो जब फॉर्मेशन ऑफ सेल डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल से बहुत कम हो जाएगा, बूढ़ा होने जाएगा, शरीर कमजोर होना जाएगा, दुबला होने जाएगा। ठीक, यहां तक क्लियर। आगे अब कुछ और टर्मिनोलॉजी को समझते हैं। अब हम यहां समझते हैं डाइजेशन क्या है। व्हाट इज डाइजेशन, लाइफ प्रोसेस। पहले तो न्यूट्रिशन की बात हुई ना, न्यूट्रिशन में आता है डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है, कन्वर्टिंग कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स टू सिंपल और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड टू सिंपलर कंपाउंड टू बी यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और सेल्स ऑफ द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड डाइजेशन। ठीक, तो क्या करता है, आप ऐसे लिखिए बायोकेमिकल प्रोसेस, बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स टू सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स to release energy for survival or maintain life। इज डाइजेशन। इसको अब आगे बढ़े, ये पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। अब डाइजेशन में जो आप रेस्पिरेशन पढ़ते हैं ना, रेस्पिरेशन कुछ नहीं, डाइजेशन का एक पार्ट है, नोट कर लीजिए, रेस्पिरेशन डाइजेशन का एक पार्ट है। अगर रेस्पिरेशन अलग से पढ़ते तो केवल ट्रिपल जी बात जान लीजिए, रेस्पिरेशन क्या है, डाइजेशन को फाइनली, डाइजेशन के प्रोसेस को फाइनली कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन का बॉडी के अंदर इनहेलेशन, अरे रेस्पिरेशन नहीं ना पढ़े हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, एक्सहेल ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन लिए कार्बन डाइऑक्साइड छोड़, हो गया डाइजेशन, रेस्पिरेशन सॉरी, ऑक्सीजन इनहेल किए, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर दिए, बस यही तो पढ़ना है। इनहेल किए,
नोज में आया, नोज से फाइनली लंग्स में आया, लंग्स के एल्वोली में गया, एल्वोली के पास आपका आर्टियोल और वेन्यूल्स है। आर्टियोल्स और वेन्यूल्स में हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया और ऑक्सीजन वहां से ले लिया, आगे बढ़ गया। फिर लंग्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड है शरीर से अपने बाहर निकाल दिया। फाइनली तो वो ऑक्सीजन कहाँ गया, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में कैसे कन्वर्ट हुआ, तो यहाँ कह रहा है ये बायोकेमिकल प्रोसेस है। अब बायोकेमिकल प्रोसेस का मतलब होता है केमिकल प्रोसेस इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जो केमिकल प्रोसेस होगा बायोकेमिकल प्रोसेस है, जिसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है, एनर्जी रिलीज होता है, और वो एनर्जी कहाँ यूज होता है, लाइफ मेंटेनेंस में, लाइफ प्रोसेस के मेंटेनेंस में। क्लियर? अब क्या कहता है, अब रेडॉक्स रिएक्शन इज द सोर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब रेडॉक्स रिएक्शन, अब देखिए इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म में दो तरह के रिएक्शन होते हैं, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। एक होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन और एक होता है रिडक्शन रिएक्शन। और ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन इन्हीं को कंबाइंड रूप में कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो हर लिविंग बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन चलता रहता है। ठीक, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, अगला पॉइंट है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग डिटेल्स में, जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में पूरा पढ़ना है, इसके बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा, रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में डिटेल में बताऊंगा। इसका भी यही पर स्टॉप कर रहे हैं। इसमें सिंपल सी ले जा रहे हैं कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन होता है। रेडॉक्स रिएक्शन से जो एनर्जी मिलता है उस एनर्जी का ऑर्गेनिज्म यूज करता है अपनी लाइफ प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। आगे कहा कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म नीड ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन complex organic molecule to get energy। अधिकांश ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, उसको ऑक्सीजन चाहिए, इनहेलेट करेगा ना वो ऑक्सीजन। मोस्ट, ऑल नहीं, प्लांट को ऑक्सीजन नहीं चाहिए, इसलिए एनर्जी के लिए प्लांट ऑक्सीजन से एनर्जी नहीं देगा। प्लांट के लिए एनर्जी वेस्ट है, बाय प्रोडक्ट है। प्लांट के लिए एनर्जी बाय प्रोडक्ट, ऑटोट्रॉफ्स के लिए एनर्जी बाय प्रोडक्ट। ठीक, हेटेरोट्रॉफ्स की बात हो रही है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म की जगह पर यहां लिख दीजिए, ये आपका मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म कहता है दैट इज हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स को ऑक्सीजन चाहिए, क्यों चाहिए, ताकि वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो उसके शरीर के अंदर गया है उसके वो ब्रेक डाउन करे, तोड़े और एनर्जी रिलीज करे। अब कहता है कि रेस्पिरेशन का रोल क्या है, तो हम रेस्पिरेशन का रोल समझ गए। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड बॉडी एंड यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, इट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। आगे रेस्पिरेशन थे, पता चला रेस्पिरेशन है क्या, रेस्पिरेशन क्या है, अभी जो हम लोग समझे। आउटसाइड से, बाहर से, रेस्पिरेटरी ऑर्गन से क्या किया, ऑक्सीजन इनहेल की। अब वो ऑक्सीजन हमारे बॉडी के सेल तक भी नहीं पहुंचना, लंग्स तक पहुंचना आपका अकॉर्डिंग टू क्लास 10 सिलेबस
ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर से लंग्स के एल्वोली तक पहुंचना और वहां से आर्टियोल्स और वेन्यूल्स के द्वारा हेमोग्लोबिन से ग्लोबिन तक पहुंचा देना। ऑक्सीजन को कहां तक पहुंचाना? ऑक्सीजन कहां है? एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर से रेस्पिरेटरी ऑर्गन से होते हुए, संक्षेप में याद रखिए, रेस्पिरेटरी ऑर्गन से होते हुए हेमोग्लोबिन तक पहुंचाना, और जो हेमोग्लोबिन में CO2 गैस बना है उस CO2 को बाहर निकालना, दैट इज रेस्पिरेशन। आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है रेस्पिरेशन। अब आगे जाएंगे तो पढ़ेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन की बात होती है, पढ़ते हैं, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया के नाम सुने हैं तो वो ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया फिर ऑक्सीडेशन प्रोसेस करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। 11th क्लास में जाएगा तो पूरा डिटेल होगा। अभी सिर्फ इतना ही समझ लीजिए, रेस्पिरेशन आपका सिर्फ इतना ही करता है, ठीक है। अब आगे कहता है क्या, ठीक है, आगे क्या कह रहा है? ऑर्गेनिज्म दो तरह के, हमेशा बात करें ऑर्गेनिज्म दो तरह, यूनिसेलुलर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको तो समझ लीजिएगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म यहां हम समझ डिस्कस कर रहे हैं कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म नीड रेस्पिरेटरी ऑर्गन। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को रेस्पिरेटरी ऑर्गन की आवश्यकता होती है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन सिस्टम की आवश्यकता होती है। यूनिसेलुलर को नहीं होती है। क्यों? यूनिसेलुलर को नहीं होती है, क्यों? मल्टीसेलुलर को ही क्यों होता है? तो सिंपल सी चीज है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेटरी ऑर्गन की आवश्यकता नहीं होती है। इट इज बिकॉज इट एक्सचेंज सब्सटेंसेस। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या करता है? एक्सचेंज सब्सटेंसेस बिटवीन body and atmosphere using substances using diffusion as all cells are in direct contact with atmosphere। देखिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को हेल्थ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म doesn't need respiratory organ। इस पॉइंट को समझिए कि जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनका बॉडी, उनके ऑर्गेनल्स एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं, तो इजीली एटमॉस्फेयर और बॉडी के बीच सब्सटेंसेस का ट्रांसफर कर लेते हैं। सब्सटेंसेस डिफ्यूज हो जाता है, उनको अंदर और बाहर इनफ्लो और आउटफ्लो हो जाता है। तो जिसके कारण उन्हें रेस्पिरेटरी ऑर्गन की आवश्यकता नहीं,
लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में पॉसिबल नहीं है। कहता ऑल द सेल्स ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म are not in direct contact with atmosphere. So diffusion can't fulfill exchange of substances successfully. Hence a special respiratory organ is required. क्या कह रहा है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर बात करते हैं तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के जितने भी सेलुलर सेल ऑर्गेनल्स है वो एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में हो जाते हैं या एटमॉस्फेयर और ऑर्गेनल के बीच की दूरी कम होती है तो आराम से डिफ्यूज हो जाता है सब्सटेंसेस। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में ऐसी बात नहीं होती है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के सारे सेल्स डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते, इसीलिए उनकी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है या जो रिक्वायरमेंट्स है वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से पूरा नहीं हो सकता। दैट्स व्हाई उन्हें क्या जरूरत होता है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन की आवश्यकता होती है। एक ऐसे ऑर्गन की आवश्यकता होती है जो उन सब्सटेंसेस को, गैसेस को उनके बॉडी के अंदर ले जा सके और जो बाय प्रोडक्ट है उसको बॉडी से बाहर निकाला जा सके। इसीलिए जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है इनमें ऑर्गन सिस्टम की आवश्यकता होती है। आई थिंक आज का जो टॉपिक था थोड़ा सा बल्कि लगा मुझे, दैट्स व्हाई आप इस वीडियो को एक बार दो बार देखिएगा। हम आगे से आज की टॉपिक को यहीं एंड कर रहे हैं। इनका भी कुछ पार्ट इंट्रोडक्शन का बचा हुआ है तो कल इंट्रोडक्शन का रिमेनिंग पार्ट के बाद हम स्टार्ट कर देंगे लाइव प्रोसेस में। कल आप फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप फोटोसिंथेसिस पढ़ लीजिएगा। फोटोसिंथेसिस ये क्लास आपको थर्सडे को होगी। थर्सडे को फोटोसिंथेसिस होगा। आपके लिए टास्क है इंट्रोडक्शन वाला जो टॉपिक है उसको पढ़िए। इनमें कुछ टॉपिक्स और बचे हुए हैं जैसे अभी रेस्पिरेशन है, अभी एक्सक्रिएशन भी आपको समझना है, ट्रांसपोर्टेशन भी समझना है, बेसिक इंट्रोडक्शन मिल जाता है, आगे पढ़ेंगे उसके डिटेल में, बट ये समझना है। तो उसके बाद थर्सडे को हम फोटोसिंथेसिस पर चर्चा करेंगे। आप फोटोसिंथेसिस पढ़िएगा। फोटोसिंथेसिस फिर 2 क्लासेस में होगा, एक क्लास में पॉसिबल नहीं है। एक क्लास में खींचना चाहेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं, हम खूब मेहनत करेंगे। तो उतना मेहनत, उस लेवल तक मेहनत करेंगे कि आप वीडियो को देखिए और समझिए, जैसा कि मैथ क्लास में मैंने कहा था, राइट। तो आप लोग वीडियो को देखिए। थर्सडे को फोटोसिंथेसिस के साथ फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप रीडिंग।